Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आज लोग बच्चों पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। कंडक्टिंग क्या होता है और नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर पास कर सकता है ना, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, उसके अंदर पास करता है ना, तो उसको हम लोग कंडक्टिंग बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल पेपर, माइका, वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, पेपर में कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है क्या? नहीं करता। लेकिन अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। मान लो ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, पेपर है सपोज करो, ठीक है, और पेपर पे तो कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब यहाँ बना लिया पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ना। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर क्या होगा? चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस का मतलब पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आ गया और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ। कब? ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए हैं तो इसके अपोजिट फेसेस पे कैसा चार्ज आ गया है? चार्ज कुछ डेवलप हुआ है या चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? It is a non-conducting material on which equal and opposite charges are induced on the application of external electric field. ये तभी डेवलप होगा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो बस चार्ज गायब। ठीक है, तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल on which कैसा चार्ज? equal and opposite charges are induced on the opposite faces on an application of external electric field. जब इसको external electric field या when it is placed in external electric field, जब इसको external electric field में प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक। सर समझ में नहीं आया? हाँ, इंडक्शन मेथड होता है। ठीक है, अब सर क्वेश्चन ये है कि डाइलेक्ट्रिक का एक्चुअल मतलब हमको समझा देते तो बड़ा अच्छा होता। ठीक है, एक्चुअल मतलब समझ जाते तो बड़ा अच्छा होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप कैपेसिटर हैं। आप क्या हैं? कैपेसिटर हैं। आप 4 पूड़ी खा सकते हैं। ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी है? 4 पूड़ी खाने का। ध्यान से सुनो, बैठ जाओ बच्चों। आपकी कैपेसिटी है कि सिर्फ 4 पूड़ी में आप से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। ठीक, तो कैपेसिटेंस आपकी क्या हो गई? 4 पूड़ी। अब मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, अब मैं कहूँ कि मैं आपको एक भूख लगने वाली दवाई दे देता हूँ। वो भूख लगने वाली दवाई को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं वो भूख लगने वाली दवाई दे देता हूँ तो 4 की जगह आप कितना पूड़ी खाओगे? हो सकता है 4 की जगह आप 10 पूड़ी खाओ। जाहिर सी बात है आपका बढ़ेगा कैपेसिटी। कब बढ़ा?
जब आप कैपेसिटर के अंदर कुछ दवाई दिया गया। उसी तरीके से जब हम कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो बिना उसकी साइज बढ़ाए उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझो, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। मान लो ये एक कैपेसिटर है इतना बड़ा सा, ये 3 कूलम का चार्ज स्टोर करता था, ठीक है, 3 कूलम का चार्ज ये स्टोर करता था। इधर आ जाओ, ठीक। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसकी साइज नहीं बढ़ाना है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी बच्चों। मैंने क्या बताया, ये एक कैपेसिटर था, देखो ऐसे, ये एक कैपेसिटर था, ये कितने कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा था, 3 कूलम का चार्ज स्टोर कर रहा था। मेरा एम क्या है, मुझे इसकी साइज नहीं बढ़ानी है, इतना ही बड़ा रखना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 3 की बजाय वो 30 कूलम का चार्ज स्टोर करें, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दूँगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक डालते ही इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तुरंत बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा 30 कूलम। अभी हम दिखाएंगे, लाइव आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे इसके डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाती है। अभी मोटा मोटा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल किस लिए होता है, डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कैपेसिटर के अंदर किया जाता है। क्यों, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के। सिंपल सा एक आंसर। अगर मैं ये कंडेंसर टूट तो नहीं रहा है, लेकिन कोई टूटा फूटा होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। कोई टूटा फूटा कंडेंसर मैं आपको, तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ना, पेपर रहता है बच्चों, पेपर एज ए डाइलेक्ट्रिक होता है। ये जो नॉर्मल छोटे मोटे कंडेंसर आते हैं तो फोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं ना, पिछले साल एक फोड़े थे उसको फेंक दिए, नहीं ये फूटा हुआ। चलो कल फोड़ के रखेंगे तो तुम लोग को दिखाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेपर होता है, 2 प्लेट्स के बीच में पेपर को डाल दिया जाता है। पेपर ऐसे डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। अगर वो पेपर ना हो, उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, आप नॉर्मली 2 पूड़ी खाते हो या 4 पूड़ी खाते हो तो आपकी कैपेसिटी है 4 पूड़ी, आपकी कैपेसिटेंस है कि आप 4 पूड़ी खा सकते हो। लेकिन जैसे भूख लगने की दवा दे देता हूँ तो 4 के बजाय हो सकता है आप 40 पूड़ी खा सकते हो ना। तो क्यों हो सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है ना। जिम जैसे करते, ऐसा थोड़ा कि जिम करने से भूख बढ़ गई, उनको क्या करते हैं, अलग से दवा देते हैं, ये खाओ, ये प्रोटीन खाओ, ये दवा खाओ तो आपकी भूख बढ़ जाए। अरे उसमें क्या है, भूख लगने की दवा है, आपकी कैपेसिटी बढ़ा देगा, 4 के बजाय आप 40 पूड़ी खाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि तुम लोग बैठ करके दवा खाना, उसका साइड इफेक्ट बहुत गंदा होता है, ठीक है। ये सब चक्कर मत पड़ना कि हम मोटा नहीं रहे तो हम दवाई खा के मोटा जाए, तो वो सब नहीं। तो समझ में आया कैपेसिटेंस का कहानी। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, इसका काम सिर्फ यही है कि कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को बढ़ा दें, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा भी हम लोग आगे देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या था, ये पेपर, ये माइका, ये सब आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। एलईडी भी नहीं दिख रहा है ना मेरे पास, तुमको दिखाते भी। एक कैपेसिटर फाड़ दे क्या यहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी में लगाया, मारेगा पट से नहीं फूट जाएगा, और क्या दिक्कत है। कौन ज़िंदगी से रिस्क लेगा। चलो खैर छोड़ो, तब तोड़ के दिखा देंगे कैसा होता है, ठीक है, इतना समय नहीं लगा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो किसी कैपेसिटर के अंदर पेपर डाल दिया जाता है, किसी कैपेसिटर के अंदर, अभी हमने कल दिखाया था क्या, माइका डाला जाता है, किसी कैपेसिटर के अंदर वैक्स डाला जाता है। तो अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग डाला जाता है। तो घटिया क्वालिटी वाला वो होता है ना, वो पेपर वाला, चाइना वाला एलईडी बल्ब करता हूँ ना, उसके अंदर पेपर एज अ डाइलेक्ट्रिक की तरह से बिहेव करता है, ठीक है। पेपर डालने से उसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो हम लोग घटिया वाले की बात नहीं करते हैं। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, बोले आप समझते हैं इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई पेपर है, पेपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो इस वजह से उसको कैसा मटेरियल बोलेंगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। इस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में रख देते हैं,
तो इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज तभी डेवलप होगा जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब एक और बात इसमें कर लेते हैं। अगर इसके अंदर चार्ज डेवलप हुआ, इस फिनोमिना को जानते हो क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या सिंपली पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड हो गया। अब ध्यान से देखो मेरी बात, अब मैं जो आप फिगर दिखाने वाला हूँ थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा आपको आगे सारे डेरिवेशंस में, सारे टॉपिक्स में बात करूँगा। अभी हमने क्या बताया, ये क्या है? जल्दी से बताओ, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक। इस पर भी कोई चार्ज होगा? नहीं होगा, लेकिन या हो सकता है चार्ज हो भी तो इक्वल और अपोजिट चार्ज, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये कन्फर्म है कि इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है कि इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, इसको क्या बोला गया? डाइलेक्ट्रिक। जिस वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप हो रहा है उस वजह को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड, है ना, ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। इंड्यूस मतलब क्यों वर्ड यूज़ करें, समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 1 में हमने बताया था इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है? बिना किसी कांटेक्ट के इक्वल और अपोजिट चार्ज फ्लो करने लगता है। जैसे मैं अभी पॉजिटिवली चार्ज हूँ और ये नेगेटिवली चार्ज, ये मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, मेरे पास जैसे ही आएगा तो इसके अंदर कौन सा चार्ज मेरे करीब आ जाएगा? अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो नेगेटिव वाला चार्ज मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, बताया था ना। तो उसको हम बोलते हैं कौन सा? क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस इस पहले याद रखो। डाइलेक्ट्रिक क्या था? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are induced on an application of external electric field, and this phenomena of developing equal and opposite charges on the opposite faces of a dielectric is known as dielectric polarization। याद हो गया? अब मैं खतरनाक बात करने जा रहा हूँ। ये डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं, पहले समझ लो फिर इकट्ठा लिखवाता हूँ। ठीक है, पहले समझ लो फिर हम लोग लिखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चों, ये होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सैंपल पेपर में दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब सर हमको समझ में नहीं आ रहा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। पोल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। कभी सुना है पोल्स? मैग्नेट में पोल्स मतलब, पोल मतलब कितने पोल्स होते हैं? दो पोल होते हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ होंगे, दो चार्जेस होंगे। और नॉन पोलर का मतलब पोल होगा ही नहीं, है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहले मुझे बच्चों ये बताओ, सेंटर ऑफ मास का नाम सुने हो कभी? क्या होता है सेंटर ऑफ मास? ये अगर हम एक स्क्वायर बोलें तो मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप क्या करोगे? डायगोनल इधर खींचोगे, डायगोनल इधर खींचोगे। ये पॉइंट पे क्या होगा, इस बॉडी की पूरी मास क्या होगी? कंसंट्रेट कर रही होगी ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो वीडियो वाला बच्चों, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये पॉइंट इसका क्या लगा? सेंटर ऑफ मास। इधर से मतलब बॉडी का पूरा मास क्या है? बीचों बीच में कंसंट्रेट कर रहा होगा, वो पॉइंट उसका क्या लगा? सेंटर ऑफ मास। उसी तरीके से हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक है, हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसा होता है आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट करता है। लट्टू नचते हुए देखे हो? जब लट्टू नचता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके निडल पे, जहाँ से वो नच रहा होगा वही होगा सेंटर ऑफ मास। तभी एकदम एक बराबर नचता है।
अगर डोला डोला करते हुए नचता है तो उसका सेंटर ऑफ मास बटा रहता है। पंखा देख रहा है स्मूथली चल रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम बीचों बीच, इसी पॉइंट के अलावा में ये क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, वो कहलाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से सीखना, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। तो सपोज करो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ध्यान से देखना, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मान लो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर होंगे, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है, बहुत सारा इसका नेगेटिव चार्जेस होंगे, ऐसे होंगे ना। अब मुझे आप लोग बताओ फटाफट, जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पूरे डाइलेक्ट्रिक का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ना। तो मैं मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास हो गया, ये नेगेटिव चार्ज का भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये मान लिया नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास हो गया, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर है, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दो पोल बन गया, एक पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, ठीक है। नॉन पोलर में क्या होगा? फिर से देखो, मान लो ये आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, ठीक, और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास वहीं हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक का क्या नाम होगा? नॉन पोलर। अब देखो, क्योंकि यहाँ पोल होगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर, काम खत्म। यहाँ पोल दिख रहा है, सारा पॉजिटिव यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया, सारा नेगेटिव यहाँ कंसंट्रेट हो गया, जहाँ पोल दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। कोइंसाइड कर रहा है क्या? कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, नहीं कोइंसाइड कर रहा ना, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincides with the center of mass of negative charge, then it is known as non-polar dielectrics। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है तो क्या कहलाएगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया, नॉन पोलर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल है नहीं, ठीक है। मैं बोल दूँ NaCl, NaCl को तोड़ोगे तो एक मिलेगा Na+, मतलब अमोनियम का सेंटर ऑफ मास इधर हो गया और Cl का इधर, कुछ इनके बीच का डिस्टेंस होगा ना, ठीक। तो ये कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसके अंदर दो पोल जनरेट हुए। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रहा होगा? ओवरलैप हो रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझाने के लिए बताऊँ, ये एग्जाम्पल है नहीं, एक ही जैसे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ये कहलाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दोनों ये अलग अलग हैं, ये क्या कहलाएगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये समझने के लिए था, बस इसको लिखना नहीं है। व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? जल्दी से बताओ। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन इट इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ positive charge coincides with the center of mass of negative charge, then it is known as non-polar dielectrics। याद हो गया? What is dielectric? It is a non-conducting material on which equal and opposite charge induce कब? When it is placed in external electric field। equal और opposite charge, ये डाइलेक्ट्रिक है, देखो ये डाइलेक्ट्रिक है लेकिन इसके ऊपर अभी चार्ज नहीं है, मतलब ये पेपर है लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है। चार्ज कब आएगा? जब इसके ऊपर, हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे, तभी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? यस, नो? चलो लिखते चलो थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। हेडिंग लिखो डाइलेक्ट्रिक, हेडिंग लिखिए बच्चों डाइलेक्ट्रिक। It is a non-conducting material. It is a non-conducting material
on which equal and opposite charges induced are induced when it is placed in equal and opposite charges induced when it is placed in external electric field. When it is placed in external electric field. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग equal and opposite charges. The process of inducing equal and opposite charges on the opposite phases of dielectric. When it is placed in external electric field. When it is placed in external electric field is called dielectric polarization. It's called dielectric polarization. नीचे हेडिंग टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. नीचे हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है सर, लिखिएगा पहला देयर आर टू टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. हाँ क्या बोला? टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब देखिए बच्चों, पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ positive charge does not coincide COINSIDE. If the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge, is known as polar dielectric. ठीक है. सेकंड लिख लीजिएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. If the center of mass of positive charge coincides with the center of mass of negative charge, is known as non-polar dielectrics. हो गया? पोलर समझ में आ गया? क्या था पोलर बताओ? पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर मास दोनों एक दूसरे से दूर हो, दोस्तों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हो, कोइंसाइड नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर में क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन इट इज नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. याद हो गया इतना? अब इसकी खतरनाक कहानी ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यही आता है बोर्ड एग्जाम में.
बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये बिहेवियर आपको दो तरीके से निकालना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखो, समझो समझो सब लोग, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए तो मज़ा आएगा। ध्यान से देखो, मैं इधर बात करूँगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और इधर बात करूँगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक, एक तरफ बात करता हूँ पोलर, दूसरी तरफ बात करता हूँ नॉन पोलर। ठीक है, अब कोशिश करना समझने के लिए। देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पहला हम लोग केस बात करते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यहाँ पे भी बात करेंगे पहला इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। ठीक, तो मैं आपसे एक बात दोहराना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट। किसी को याद है क्या? है ना, मैंने बताया था दो चार्जेस होते थे, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच की दूरी कुछ न कुछ होती थी, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता था इन दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। ये तो कहते थे, मतलब दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज उठा लो, चार्ज का मैग्नीट्यूड उठाते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज भी होगा, बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव भी मॉड में लोगे तो बाहर निकालोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर? याद है? क्लियर? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद रखो, Q × 2A। याद हो गया? आप देखना, खतरनाक कहानी, देखते हैं कौन बच्चा समझ पाता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर बच्चों आप बताओ क्या था? ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? मतलब इन चार्ज तो दिखाई दे ही रहा है, इनके बीच में 2A भी दिखाई दे रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, तो क्या इनके डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं? होगा सर। क्यों? क्योंकि हमको पता है P = क्या होता है? P = 2A × Q। Q भी है, 2A भी है, तो P तो होगा ही होगा। ये भी है, ये भी है, तो ये तो होगा ही होगा, होगा ना। लेकिन हम इसमें देखें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या था? शायद याद करो आप, ये था आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यहीं पर था आपके पास सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐसे। ठीक, अब बताओ चार्ज है क्या? यस सर, चार्ज तो दिख रहा है। अब क्या बताओ, इन दोनों चार्ज के बीच में दूरी दिख रही है क्या? क्यों नहीं दिख रही है बताओ? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। 2A दिख रहा है क्या? नहीं सर, 2A की वैल्यू तो 0 दिख रही है। जब 2A नहीं है तो डाइपोल मोमेंट होगा क्या? डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है P = क्या होता है? 2A × Q। जब 2A ही 0 हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। समझ में आ गया? बहुत खतरनाक चीज़ समझ रहे हो, पूरा किताब पढ़ लेते ज़िंदगी में समझ नहीं आता। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया। मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होता है। नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों अभी हम एब्सेंस की बात कर रहा हूँ, नहीं होता। क्यों नहीं होता? चार्ज तो होता है लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस नहीं होता, जिसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं, नहीं होता, जिसके वजह से डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ये समझ में आ गया पहला केस। चलो दूसरा केस देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना।
ध्यान से देखना, समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आएगा, ना तो फिर ये ना ये आता है बिहेवियर, हर साल के लगभग पेपर में आता है बिहेवियर। बताओ है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कौन सा था, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इधर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो लो हो गया है भाई ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव, अरे नेगेटिव कैसे बन गया भाई, या इधर नेगेटिव बोल लो, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके दोनों तरफ एक प्लेट लगा देते हैं, पॉजिटिव प्लेट, और इधर कैसा प्लेट हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी दूर कर देता हूँ। क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो है ना, ये निगेटिव वाला और पॉजिटिव के करीब आना चाहेगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव प्लेट के और करीब आना चाहेगा, आना चाहेगा ना। ठीक है, तो आप बताओ क्या यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर अंदर देखो चार्ज है, यस सर। क्या इनके बीच की दूरी है, यस सर। क्या डायपोल मोमेंट होगा, यस सर। नहीं समझ में आया, आ गया। लेकिन नॉन पोलर के अंदर चलते हैं हम लोग, नॉन पोलर में बात करें, ध्यान से देखना। ये फिर से आपके पास क्या हुआ, मान लो ये प्लेट है आपके पास, एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक। इससे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ मैं, यहाँ से इस डाइलेक्ट्रिक को उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं डाइलेक्ट्रिक को बना लेता, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, समझाने के लिए। ठीक, अब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, मतलब इधर मैं पॉजिटिव प्लेट रख लेता हूँ ऐसे थोड़ा सा दूरी पे, और इधर मैं नेगेटिव प्लेट रख लेता हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव प्लेट। अब प्लेट है तो जाहिर सी बात है इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ भी प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ध्यान देखना, अब क्या होगा जानते हो, अब ये होगा कि अभी दोनों एक दूसरे के ओवरलैप थे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप थे, लेकिन जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा किसके तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो किधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। मतलब कुछ इस प्रकार, मान लो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, मतलब कुछ इस प्रकार होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ वाला वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर पॉजिटिव की तरफ आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर शिफ्ट होकर के किधर आ गया, नेगेटिव की तरफ आ गया। क्यों शिफ्ट हुआ बताओ, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट है तो निगेटिव वाले चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट, और यहाँ नेगेटिव प्लेट है तो कौन सा चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो अब बताओ क्या चार्ज है इनके बीच में, है कि नहीं है, चार्ज है सर। क्या अब इनके बीच में दूरी दिख रही है क्या, यस सर, इनके बीच में दूरी दिख रही है। दूरी दिख रही है तो क्या डायपोल मोमेंट होगा क्या, यस सर। इसका मतलब नॉन पोलर के अंदर भी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करने लगा, कब, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। पोलर में तो हमेशा डायपोल मोमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉन पोलर में एब्सेंस में डायपोल मोमेंट नहीं दिख रहा था, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट दिखने लगा। क्यों दिखने लगा, क्योंकि चार्ज शिफ्ट हो गया अपोजिट प्लेट्स की तरफ। शिफ्ट होने की वजह से वहाँ थोड़ा मोड़ा डिस्टेंस बनने लगा, डायपोल लेंथ बनने लगा। उस डायपोल लेंथ की वजह से वहाँ डायपोल मोमेंट बनने लगा, उसी को हम बोलते हैं बिहेवियर। ये दोनों एग्जाम में आता है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कैसे होगा, शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको लिखवा दिया। समझ में आ गया या नहीं, इसको छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, छाप लो फटाफट। तो कल हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक देखा था, क्या था, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता था। ठीक है, आज हम थोड़ी सी कहानी बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन थोड़ा सा सीखेंगे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने की कहानी सीखेंगे। ठीक है, सपोज़ करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझने के लिए सब बच्चे। ठीक, सपोज़ करिए ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट्स, ऐसे।
मान लो, ठीक है। हमारे पास ये दो प्लेट हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। अब समझने का प्रयास करिएगा, ख़तरनाक कहानी पढ़ने जा रहे हैं आप लोग, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। इसके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, जल्दी बोलो बच्चों, यस नो, होगी सर। चलो, इसके बीच में हमने माना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बच्चों बोलेंगे ई नॉट। इसको हम क्या बोलेंगे, ई नॉट। ई नॉट क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्या है, जैसे प्लेट के बीच प्लेट चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, किधर से किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आएगा नहीं जो बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या बच्चों आपके पास, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया। क्या प्लेस किया, एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया। ध्यान से देखिएगा, ऐसा मान लो मैंने एक ऐसा डाई इलेक्ट्रिक रखा, ठीक। तो जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे बच्चों, तो पहला काम होगा, इस डाई इलेक्ट्रिक पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे। मतलब इधर पॉजिटिव प्लेट है तो इधर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर क्या आएगा, नेगेटिव। इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर क्या आएगा, नेगेटिव। इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा आएगा ना। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर हो गया। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे होगी क्या, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलेंगे ईपी। ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले प्लेट था, और अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये सिर्फ ई नॉट था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हम लोगों ने कल बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट था तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। यहाँ तक समझ में आया। अब जो मैं ख़तरनाक बात बताने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक अलग डायग्राम की ज़रूरत है। मैं यहाँ समझाता हूँ। सपोज़ करो एक इधर वेक्टर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, पांचवा इधर जा रहा है, छठवां इधर जा रहा है, और इतना बड़ा एक दरवाज़ा है, ठीक है। इस दरवाजे से ये सारे वेक्टर्स इधर जा रहे हैं, ठीक। और कुछ वेक्टर्स ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर। ये भी अपोजिट में जा रहा है, ऐसे। ये भी अपोजिट जा रहा है, ऐसे। ये भी अपोजिट जा रहा है, ऐसे। तो अब मुझे बताओ, एक वेक्टर, देखो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब यही कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। कितने बचे, दो। यही दो फील्ड लाइंस इस दरवाजे से पास होगा ना। दरवाजे से पास कौन होगा, सिर्फ यही दो फील्ड लाइंस। मेरी बात समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बहुत सारे वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन चले गए तो वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचे हुए फील्ड लाइंस हैं वो इससे पास करेगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। अब इसी को हम अपने भाषा में बात करते, जो मुझे ज़रूरत है। ऐसे जा रहा था आपके पास, ये क्या था जल्दी बताऊं, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये आपके पास था बच्चों ई नॉट। अभी हमने बताया था ना, ये क्या था, ई नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक। और उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितने फील्ड बन रहे हैं, 1 2 3 बन रहे ना। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो ऐसे जा रही है। मान लो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई,
ठीक। ये तीनों क्या होंगे जल्दी बोलो अब, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ईपी था, याद करो, ये ईपी था, ये ईपी था, ये तीनों क्या होंगे। अब बताओ इस डाइलेक्ट्रिक से कितनी फील्ड लाइंस पास करेगी, आप बताओ कितने, 1 2 3, 3 फील्ड लाइंस पास करेंगे, 3 कैंसिल हो गए। कितने पास किए हैं एक्चुअल में, कितने पास किया बताओ, कैसे पता चला 3, कितना था पहले फील्ड लाइन बाहर, E0 था, E0 में से किसको माइनस किया, EP माइनस किया, ये ना माइनस कर रहे हो, जितना बचा उतनी फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, पास करेगा। अगर यहाँ पे एक और होता, मान लो एक और होता, ये सॉरी ये होता, एक और होता, ये ऐसे एक और होता ये, तो अब बताओ कितनी फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक से पास करता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब E0 टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 माइनस कर दिया 8, ये देखो ये हो गया 8 और ये हो गया माइनस, EP कितने थे 3, बचा कितना 5, तो 5 फील्ड लाइंस इस डाइलेक्ट्रिक से पास करता है। ठीक है, अब समझिए ये कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है, भूलते बच्चे बहुत ज़्यादा है और रट्टा मारते हैं, ये रट्टा मार के नहीं काम चलेगा। तो यहीं से आपको एक डेफिनेशन मिला। अब मुझे बच्चों बताओ, मैं आपसे पूछूं इस डाइलेक्ट्रिक से कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, बताओ कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, ई पास होगी। ई क्या है, E0 माइनस EP है, यही तो पास होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, E को जो बोलते हैं हम बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से समझो, फिर से समझो, ये 2 प्लेट्स था, ठीक, एक प्लेट इधर था, एक प्लेट इधर था, ठीक, इनके बीच में कैसे जो फील्ड लाइंस आई इसका नाम क्या हुआ, जल्दी से बोलो, ये E0 हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ही इसके बीच में हमने क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक रखा, तो कितने फील्ड लाइंस, ये इधर नेगेटिव चार्ज है क्या, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी। इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये पूरी की पूरी फील्ड लाइंस क्या होंगी, जितनी EP होगी सब कैंसिल हो जाएगी, बचा हुआ जो फील्ड लाइंस है वो इस डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, पास करेगा। बात समझ में आ गई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नया डेफिनेशन, अभी पिछले चैप्टर में भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन था ना, यहाँ पर भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नया डेफिनेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है बच्चों, ये होता है E0 माइनस E। E0 क्या है, E0 क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों को रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E0 माइनस E की जगह आप क्या लिख सकते हो, E0 माइनस EP भी लिख सकते हैं। ये नहीं समझ में आया? तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद हो गया? E0 क्या है, जब प्लेट के बीच में क्या था, कुछ नहीं था, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया था, दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा गया था, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या थी बच्चों, क्या थी, जल्दी बोलो, वो E0 थी। ठीक, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखा गया तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसको EP बोला गया। EP क्या था, नहीं, डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। देखो ये EP इसके अंदर बना, इसको बोला गया डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। अब जो बच गया फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस इससे पास करेगा। कितना बचेगा, E0 में से EP माइनस करोगे वो E होगा। समझ में आ गया? नहीं आया अभी भी? वीडियो वालों आया बच्चों? चलो, तो पहले हेडिंग लिख लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, ब्रैकेट में कैपिटल के लिख लीजिएगा। इट इज द रेशियो ऑफ applied electric field intensity to the reduced value of electric field intensity is known as dielectric constant. ये फिगर बना करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बगल में जो लिखे हैं ना वो लिख लीजिएगा कौन क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हेडिंग लिखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab placed between them, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन देम। मैं आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक छोटा सा डेरिवेशन करवाया था पीछे, याद है कि नहीं याद है? मैं आपको दिखाता हूँ। वही डेरिवेशन रिपीट होगा बट थोड़ा सा मॉडिफाई कर, सीखिएगा कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमने उस दिन पढ़ाया था, याद आ रहा है ये वाला? मैं इस डेरिवेशन को यही रहने देता हूँ, फिगर को जस्ट कॉपी कर देता हूँ, तो मुझे फिगर की ज़रूरत है। बीइंग अ चंगाचूर आई जस्ट कॉपी दिस फिगर। ध्यान से देखिएगा, मैं इस फिगर को यहीं बना रहा हूँ, बड़ा खूब बड़ा, और थोड़ा सा इसको जूम कर लें, थोड़ा और जूम, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्लेट को दूर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन भाई साहब को भी थोड़ा सा बड़ा करना, कितने बड़े जगह शोर है ना। तो ये हमारे पास, ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, और इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अभी जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जल्दी बोलो, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? ई नॉट क्या है, जल्दी से बोलो? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद है? यस, नो, सबको याद है? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करता हूँ। ध्यान से देखना, मान लो मैंने क्या किया, इस प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया। लो, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मैं थिकनेस बोल लेता हूँ बच्चों T। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितना बोल लेता हूँ? T। कोई तकलीफ? नो सर। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। ये प्लेट पॉजिटिव, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। इधर कैसा आएगा? पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन होगी? इधर पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका नाम क्या होगा? EP होगा। यस, नो, सबको याद हो गया? सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। कोई तकलीफ? नो सर। अब तकलीफ होगी, ध्यान से सुनना।
हम लोग जानते हैं अगर इस प्लेट के बीच में, ये देखो ये वाला, अगर इस प्लेट के बीच में एयर एज अ मीडियम था, है ना, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था C इज इक्वल टू C नॉट A एप्सिलॉन नॉट बाई D, आया था ना। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस व्हेन, सिंस नहीं लिखते, व्हेन air is in between the plate, then the capacitance is C naught is equal to था बच्चों A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं क्या? यस नो, यस नो, यस सर। अब थोड़ा सा देखो, यही डेरिवेशन को मैं रिपीट करूँगा। ये डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देखो, ऊपर वाले को भूल जाओ, इसको मुझे नहीं याद रखना, मैं यहाँ से याद करता हूँ। क्या था? V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी, मतलब इस प्लेट के बीच में टोटल पोटेंशियल क्या था? टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपने क्या निकाला था? इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी? E नॉट थी, और D क्या था? इनके बीच का डिस्टेंस था ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आप V निकालोगे। कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू कितना होगा? जल्दी से बताओ। पहले इस गैप में निकालोगे, इस प्लेट के बीच में जो गैप है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? बताओ, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है गैप में? गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E नॉट है, यही तो है। देखो ये E नॉट यहाँ दिख रहा है ना। और ये गैप का डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताओ। D माइनस टी, यही तो होगा ये डिस्टेंस। अरे यार तुम लोग नहीं समझे मेरी बात। ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है, और ये प्लेट है, इसका डिस्टेंस T है। तो ये गैप का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? D माइनस टी होगा। अभी तो हम गैप का पोटेंशियल निकाल लिए, अब मैं इसके अंदर का पोटेंशियल निकालता हूँ। जल्दी से बताओ, मैं देख यहीं पे गलती होगा। इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? यही हम जान रहे थे गलती होगा। इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास करेगी? E पास करेगी ना। EP तो कैंसिल हो गया, नहीं समझे? नहीं समझ में आया? अरे भाई, अगर देखो ये था E नॉट, ये था E नॉट, E नॉट, E नॉट, E नॉट, E नॉट, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये क्या बना था? ये EP, 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 ये तो कैंसिल हो गई EP। बचा क्या? E ने पास करेगा उस डाइलेक्ट्रिक से, अब उस रास्ते से, ठीक है। इसी वजह से वहाँ क्या लिखेंगे? यही गलती होता है आपसे, मैं जानता हूँ। 99% बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, 99.99% बच्चे गड़बड़ करते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक से अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही होगी? E। इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना होगा? T। अरे ये देखो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू होता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। तो जैसे इस गैप का पोटेंशियल निकाला था, इस गैप का पोटेंशियल कैसे निकला? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E नॉट, और इस गैप का डिस्टेंस कितना होगा? D माइनस टी। पहला निकल गया गैप में। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पास कर रहा था, और इसका थिकनेस कितना है? T E इंटू टी, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है, अभी बताया है, K इज इक्वल टू क्या था बच्चों? E नॉट अपॉन में E। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, देखो K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन में E। अब यहीं से E की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। E की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। V इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट D माइनस टी, प्लस इस E की जगह क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। E नॉट बाई K इंटू टी। यही स्टेप बस समझ रहा था, बाकी स्टेप में कोई दम नहीं है। यही स्टेप इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया, E ऊपर चला गया, K नीचे आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? E नॉट। इसमें से आपने E नॉट कॉमन लिया, क्या दिखाई देगा ब्रैकेट में? जल्दी बोलो। D माइनस टी प्लस T बाई K। दिख गया? नहीं समझ में आया? अब देख लो, सबसे पहले आपने ये निकाला था, अब E नॉट की जगह क्या लिखा था? जल्दी बताओ। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से यहाँ पे भी E नॉट दिखने लगा। अब इस E नॉट की जगह क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, आप ब्रैकेट में लिख लेना रीजन, किसके जगह रिप्लेस किया है, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगला स्टेप में क्या किया था देखो, अब सिग्मा को रिप्लेस किया था, सिग्मा की जगह क्या लिखा था, क्यू बाई ए लिखा था ना, तो बस यहाँ पे वही करना है, सिग्मा की जगह क्या लिखोगे जल्दी बोलो, क्यू बाई ए, और नीचे क्या हो गया 1 एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एकदम वही काम करना है, सब कुछ वही। अब की बार क्या रिप्लेस किया, सिग्मा की जगह लिखा, क्या लिखा, क्यू बाई ए। नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, अभी भी आ रहा है, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। अब क्या किया इसके बाद देखो, यहाँ तक हो गया, फिर हम लोग जानते हैं v, सिंस वी नो दैट q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो बस वही लिखेंगे, सिंस वी नो दैट q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी लिखेंगे, सी नॉट नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं सी नॉट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला जा चुका है। तो बस अब क्या करना है देखो, अगला स्टेप में एकदम सेम टू सेम क्या किया गया, यहाँ से v की जगह ये वाली v की वाली वैल्यू उठा करके पुट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वही काम करता हूँ, तो q इज इक्वल टू सी, v की जगह ये पूरी वैल्यू उठाओ, क्या था, q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, और ये था d माइनस टी प्लस टी बाई के, लिख सकते हैं ऐसा। q से q क्या हो गया, कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, लिख सकते हैं क्या ऐसा। नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ, नीचे से कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉमन निकालना पड़ेगा आपको मजबूरी में। किसको कॉमन निकालेंगे, d को। सर डी सर डी क्यों ही कॉमन निकालने हैं, हमको थोड़ा समझा दीजिए। जैसे कॉमन कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। जिस चीज़ को कॉमन निकाल रहे हो उस चीज़ से ये पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्यों कॉमन निकाल रहे हैं वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसमें से डी कॉमन निकाल रहा हूँ, तो डी से इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, डी बाई डी की वैल्यू कितनी हो गई 1, माइनस क्या हो जाएगा, इसको डी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, टी बाई डी, इसको डी से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, टी बाई के डी, यही तो हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं। सर आपने डी से ही डी को ही कॉमन क्यों लिया, पहला क्वेश्चन एनालाइज ये होता है। ठीक है, मैंने कॉमन इस वजह से लिया क्योंकि मुझे पता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू क्या होती है। ऊपर देखो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू क्या होती है, सी नॉट होती थी ना। ये देखो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब एयर एज द मीडियम था तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, सी नॉट। इसी वजह से मैंने डी कॉमन लिया। ठीक है, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, इस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं सी नॉट अपॉन में 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। ठीक, बात समझ में आई। इसका स्पेशल केस बहुत ज़्यादा यूज होगा। स्पेशल केस क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा। स्पेशल केस अभी तक क्या था, ध्यान से देखो। अभी तक आपने पढ़ा है ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया था। इनके बीच ये दूरी थी d और इसकी थिकनेस कितनी थी t। स्पेशल केस क्या बोलता है, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फुल्ली फिल्ड in between the plates of capacitor। मतलब सर, मतलब ये ध्यान से देखो, ये प्लेट्स थे, ये प्लेट था, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, ये दो प्लेट है, ध्यान से सुनना। इनके बीच में अभी तक ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाला जा रहा था, इतना बड़ा सा। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये मान लो पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक,
इनके बीच की दूरी क्या थी, डी थी। अब वो अभी इतना बड़ा डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है इतने थिकनेस का, लेकिन फुल्ली फिल्ड का मतलब होता है यही डाइलेक्ट्रिक इनके बीच के स्पेस को पूरा खा जाए, मतलब ऐसा भर जाए, पूरे तरीके से ऐसा भर दे, ऐसे भर दिया, ऊपर भर दिया, ऐसे भर दिया। मान लो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर 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 कलर, अच्छा मैं दूसरा ही ले लेता हूँ। दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ इसमें वाइट, और इसको कर लेता हूँ ये मैं डाइलेक्ट्रिक को पूरे तरीके से ऐसे भर दिया। तो अब बताओ ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी होगी, जल्दी से मुझे कोई बच्चा बता दे। ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस डी के बराबर हो गई कि नहीं बराबर हो गई, है ना। फुल्ली फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। टी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा ना, नहीं होगा, हो जाएगा। ये डाइलेक्ट्रिक हो गया आपके पास, डाइलेक्ट्रिक, ठीक, फुल्ली फिल्ड हो गई। तो टी डी के बराबर हो गया, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में टी की जगह डी लिख दो, या डी की जगह टी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो। C = C0 अपॉन में 1 - T / D। फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, याद है, 1 - T / D + T / KD, ठीक। तो T की जगह क्या लिख दे, D लिख दे, तो क्या हो जाएगा 1 - D / D, D / D प्लस D / KD, D / KD कर लें। वो T / KD था तो T की जगह हम D लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह लिख सकते हैं। क्या दिखाई देगा, D से D कैंसिल, यहाँ भी D से D कैंसिल। C = मिला C0 अपॉन में 1/K, क्योंकि 1 - 1 क्या हो गया 0, बचेगा सिर्फ 1/K। ये K कहाँ चला जाएगा, K कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C = हो गया K टाइम्स ऑफ C0। मतलब क्या है, अगर एक कैपेसिटर एयर है इनके बीच में एज अ मीडियम मान लो, अगर एयर है इसका कैपेसिटेंस मान लो 3 माइक्रोन फराड है, अगर इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K की वैल्यू 5 दे दिया, तो उसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C0। मतलब K का मतलब 5 गुना बढ़ जाएगा, 5 × 3 मतलब कितना हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है। मैंने बताया था कि आप 4 पूड़ी खाते हो और एक दवा खिला दूं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। तो यही काम हो रहा है, कितने टाइम्स बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ेगी, जैसा डाइलेक्ट्रिक डालोगे उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके पास।